बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 से हमने फर्स्ट इंडस्ट्री यानी कि मेटलर्जी को स्टार्ट किया हुआ था। मेटलर्जी के अंदर से हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे और आज का हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर। मेटल को रिफाइन करेंगे या प्यूरिफाई करेंगे और किस मेथड से करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से प्यूरिफाई करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर्स पर का ओवरव्यू करते हैं। हमने ये कहा कि जमीन के अंदर से मुझे मेटल की जरूरत थी, कॉपर की, और मैंने जमीन से कॉपर को निकाला, मेटल को निकाला, यानी मैंने कॉपर के साथ साथ जो बाकी की भी चीजें थी वो सारी जमीन के अंदर से आई और उन सबको मिला के मैंने मिनरल कहा। सही है, हमने कहा था मिनरल। फिर इस मिनरल की हमने कॉन्सेंट्रेशन की और कॉन्सेंट्रेशन के नतीजे में हमने ओर को अलग कर दिया था और गैंग को अलग किया था। ठीक है, गैंग हमारे काम की चीज नहीं थी, उसको हमने फेंक दिया था और फिर जो हमारी ओर बची हुई थी उस ओर को हमने उसमें से मेटल की एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट की। मेटल की एक्सट्रैक्शन करते वक्त हमने सबसे पहले रोस्टिंग की और रोस्टिंग के बाद हमें दो प्रोडक्ट्स मिले थे। उन दोनों प्रोडक्ट्स को हमने नेक्स्ट स्टेप में ले गए और उन दोनों प्रोडक्ट्स को हम नेक्स्ट स्टेप यानी स्मेल्टिंग में लेकर गए। स्मेल्टिंग के अंदर हमने हीट अप किया और हीट अप करके हमने कॉपर को सेपरेट करने की कोशिश की जिसकी जरूरत थी। कॉपर यहाँ पे मिला तो सही, लेकिन कॉपर था 45% प्योर, यानी बाकी की 55% सारी इम्प्योरिटीज थी। फिर हमने इसको मजीद प्यूरिफाई करने की कोशिश की और हमने ये किया था बेसिमिराइजेशन के प्रोसेस में। बेसिमिराइजेशन और बेसिमिराइजेशन के बाद हमें जो कॉपर मिला था वो कॉपर 98% प्योर है, 98% प्योर है और इसको हम 100% प्योर करना चाहते हैं। 98% से मुराद है 2% इम्प्योरिटीज हैं इसके अंदर अभी भी, और इन 2% इम्प्योरिटीज के अंदर पता क्या चीजें हैं? इम्प्योरिटीज भी असल में कुछ दूसरी मेटल्स ही हैं, कुछ दूसरी मेटल्स हैं कॉपर के अलावा, उनको हम अलग करना चाहते हैं और कॉपर को अलग करना चाहते हैं। और इसके लिए हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के वर्ड को पहले आप अंडरस्टैंड करें तो इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रो, जो कि इलेक्ट्रिक से निकला है, और इलेक्ट्रिक आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है। तो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लाइसिस करेंगे। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन करके हम अपनी कॉपर मेटल को सेपरेट करेंगे यानी कि प्यूरिफाई करेंगे। लेकिन इन सारी मुश्किल बातों को हम बड़ा ही आसान करते हैं और मैं यहाँ डायग्राम बनाकर आपको दिखाता हूँ, आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक टैंक, और मैं टैंक ये इस तरह बीकर की शक्ल में बना देती हूँ। ये मेरा वो टैंक है जिसके अंदर ये पूरा काम होगा इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, इस टैंक को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक यानी वो टैंक है जिसके अंदर सारी समरी हम लगाएंगे। और ये टैंक 2 से 3 मटेरियल्स हैं जिनसे बनाए जा सकते हैं। उनमें से एक है ग्लास यानी ये शीशे से बना हुआ हो सकता है, या फिर ये वुड यानी लकड़ी से बना हुआ हो सकता है, या फिर ये प्लास्टिक से बना हुआ हो सकता है। ये स्टील, लोहा, तांबा, पीतल इनसे नहीं बनाया जा सकता और इसकी वजह साफ आपको नजर आ रही है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है हमने, तो इसलिए लोहा, तांबा, पीतल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेटल्स हैं, हमें नॉन मेटालिक मटेरियल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब इस टैंक के अंदर जो दूसरी चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वो होता है एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? इलेक्ट्रोलाइट हम किसी एक सॉल्ट को लेते हैं और उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और उस वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करने के बाद सॉल्ट अपने आयंस में टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। आसान करते हैं इस बात को, देखें NaCl आपको पता है एक सॉल्ट है। 9th की केमिस्ट्री के 7th चैप्टर के अंदर आपने बात पढ़ चुके हैं कि NaCl सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व अगर कर दिया जाए तो Na पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाता है और Cl माइनस चार्ज अलग हो जाता है। और क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व है तो इसलिए उस वाटर पूरे को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और मैंने भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट NaCl नहीं है,
ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट को CuSO4 कहा जाता है। अब मैंने NaCl क्यों यूज नहीं किया, CuSO4 क्यों यूज किया? तो क्योंकि जिस मेटल को हमने प्यूरिफाई करना होता है, जिसको रिफाइन करना होता है, उसी का सॉल्ट यूज किया जाता है। तो क्योंकि मैं कॉपर को प्यूरिफाई करना चाहती हूँ, इसलिए कॉपर का सॉल्ट मैंने यूज किया। ठीक है। अब वो जो पिछले टॉपिक में यानी बेसिमराइजेशन, बेसिमराइजेशन में हमने ये कहा था कि बेसिमर के अंदर से अपने वो जो मेटालिक कॉपर है उसको निकाल के मोल्ड्स में डाल दिया जाता है, और मोल्ड्स बड़े बड़े से होते हैं, सांचे। उन सांचों के अंदर डालने के बाद हमारा कॉपर वैसे ही जम जाता है और बड़े बड़े ब्लॉक्स बन जाते हैं उसके, और उन ब्लॉक्स की हमने रिफाइनिंग करनी है या उन्हीं को प्यूरिफाई करना है। तो पता है क्या होता है? अब देखिए, वो जो बेसिमराइजेशन के बाद हमें ब्लॉक्स मिले थे ना, उसके अंदर तो इम्प्योरिटीज थी 2%। तो वो जो ब्लॉक मैं उठा के यहाँ रखूंगी, उस ब्लॉक को कहा जाता है इम्प्योर मेटल। और इम्प्योर मेटल के बड़े बड़े ब्लॉक्स है मैंने कहा। तो ये एक ब्लॉक है, सपोज करना, ठीक है। ये एक दूसरा ब्लॉक है, जो मैंने यहाँ रख दिया। एक तीसरा ब्लॉक है जो मैंने यहाँ रख दिया। और इन तीनों ब्लॉक्स को हम क्या कहेंगे, अभी सुनिएगा। इन तीनों ब्लॉक्स को, क्योंकि ये इम्प्योर मेटल के ब्लॉक्स हैं, इम्प्योर मेटल से बने हुए हैं, इम्प्योर मेटल से बने हुए ब्लॉक्स हैं, और इन तीनों ब्लॉक्स को मैं एक ही तार के साथ जोड़ दूंगी। इन तीनों ब्लॉक्स को एक तार की मदद से बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगी। एक तार की मदद से इन तीनों को, देखिए मैंने कोशिश क्या की, मैंने कहा ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये तीनों किसी एक चीज के साथ जुड़ जाए ताकि इस एक तार को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं आसानी से। सही। और इन तीनों ब्लॉक्स को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ती हूँ। किस टर्मिनल से? पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने जोड़ा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। और आपको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने वाली चीजों को एनोड कहा जाता है, एनोड। तो यानी कि ये तीनों किसकी तरह काम करेंगे? एनोड की तरह काम करेंगे। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर हमारे पास एनोड है तो हमें कैथोड की भी जरूरत पड़ेगी। तो कैथोड्स जो हैं, ये बात आपने गौर से सुनिए, जो कैथोड्स यहाँ मैं रखूंगी वो जरा बारीक होंगे, पतले होंगे। ये कैथोड है, और ये दूसरा कैथोड है, और ये तीसरा कैथोड है। ठीक है, ये तीनों कैथोड है। और कैथोड भी तीनों कॉपर है, लेकिन ये कॉपर इम्प्योर नहीं है, बल्कि ये कॉपर प्योर है। प्योर कॉपर से तीन चीजें मैंने बनाई, तीनों मैंने इलेक्ट्रोड्स बनाए तीन मुख्तलिफ, और इन तीनों को मैं एक साथ जोड़ दूंगी। ये गौर से देखिएगा, जैसे इन तीनों एनोड्स को एक साथ जोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही इन तीनों के थॉट्स को भी एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और फिर इन तीनों को एक साथ जोड़ने के बाद बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा। और बैटरी का अगर एक टर्मिनल पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव टर्मिनल को आपको पता है कि कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैथोड। तो यानी कि मैंने प्योर कॉपर के जो इलेक्ट्रोड्स बनाए थे उनको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, इस वजह से कैथोड कहा। और जो इम्प्योर मेटल से बनाए गए ब्लॉक्स हैं उनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, और इसी वजह से एनोड कहा। ठीक है। इनको थोड़ा सा मैं प्यारी शक्ल देने की कोशिश करती हूँ ताकि डायग्राम जरा अच्छी लगे। तो इनको हल्का सा ऊपर वाली वायर की निस्बत इनको मैं थोड़ा सा थिक कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि जब मैं NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हूँ तो वैसे हो जाता है। और क्योंकि यहाँ CuSO4 मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl तो है ही नहीं, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी थी इसलिए मैंने हटा दिया। CuSO4 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके यहाँ डालूंगी तो ये भी अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी दो आयंस बनाएगा जिनमें से एक Cu2+ होगा और दूसरा SO4-2 होगा। ठीक है। तो अब ये दोनों आयंस Cu+2 और SO4-2 ये सब यहाँ इस बीकर के अंदर है, इस टैंक के अंदर है। यहाँ टैंक के अंदर भी कॉपर मौजूद है और इन तमाम इलेक्ट्रोड्स के अंदर भी कॉपर मौजूद है। लेकिन जो मैंने ब्लू कलर के इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए हैं, यहाँ इम्प्योर कॉपर है जो कि बेसिमराइजेशन से मिला था, और ये जो ब्लैक मैंने इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए हैं ये प्योर कॉपर है। अब देखिए होगा क्या, क्योंकि मैंने इस ब्लैक कलर की जो वायर है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है,
तो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के बाद इस पूरी वायर पर जहां जहां ब्लैक वायर्स है वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और इस थर्ड इलेक्ट्रोड पे भी माइनस चार्ज आ जाएगा पूरी, सही है, माइनस चार्ज आ जाएगा। जबकि ये जो मेरे ब्लू कलर के इलेक्ट्रोड्स हैं इनको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो जाहिर है इस वायर पे भी प्लस चार्ज आ गया और इस इलेक्ट्रोड पे भी कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। फिर अब देखिए हमारे ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट कहा, मैंने कहा वो तो इस शक्ल में हो गया होगा कन्वर्ट, तो यहाँ पर होगा Cu+2। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या चीजें हैं, Cu+2 है और अगर Cu+2 फ्री घूम रहा है जबकि हमारा कैथोड जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है तो ये भी कॉपर ही, लेकिन इस कॉपर पे हमने अपनी तरफ से माइनस चार्ज जनरेट करवाया, ये भी कॉपर है, इस पे प्लस चार्ज है, तो माइनस वाला कॉपर प्लस वाले कॉपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर इस इलेक्ट्रोड पर जमना शुरू हो जाएगा, इसके साथ जाकर लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ जाके जुड़ना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके कॉपर, अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर से अगर यहाँ जुड़ना शुरू हो गया तो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा, फिर उस कॉपर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से इम्प्योर कॉपर से, जो इम्प्योर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है यहाँ से कॉपर Cu+2 आयन की शक्ल में यहाँ सॉल्यूशन के अंदर आएगा और Cu+2 की शक्ल में आएगा कैसे, ये तो सिर्फ Cu की शक्ल में, मैंने तो ये नहीं बताया कि इसमें कोई चार्ज है। तो ये जो कॉपर है ये कॉपर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर खुद पे +2 चार्ज ले आएगा। अब इस बात को भी आपने गौर से सुनना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन निकले हैं अंदर से, तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने को, तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को या इलेक्ट्रॉन्स के निकलने को या इलेक्ट्रॉन्स के खारिज होने को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि हमारी जो इम्प्योर कॉपर है ये क्या करेगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी और इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को हमने ऑक्सीडेशन का नाम दिया, क्या नाम दिया, ऑक्सीडेशन। तो हमारा जो एनोड है उस पे होगी ऑक्सीडेशन, उस पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा कैथोड है ये क्या करेगा, कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो हम रिडक्शन कहते हैं, क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। तो यानी कि कैथोड पर रिडक्शन होगी जबकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगी, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कॉपर उतरता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर लगता जाएगा और टाइम के साथ साथ ये जो इम्प्योर हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड थी ये आहिस्ता आहिस्ता थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि यहाँ से सारा कॉपर उतरकर यहाँ चला जाएगा। और जो हमारा कैथोड, ये जो हमारा कैथोड जो स्टार्ट में बहुत ही थिन था, पतला था, आहिस्ता आहिस्ता करके ये थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। और देखिए ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 की कहानी बताई, एक एनोड की और एक कैथोड की, बाकी तमाम कैथोड और एनोड्स पे भी यही सेम चीजें हो रही होंगी, मैंने सिर्फ एक को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये जो हमारा एनोड है ये आहिस्ता आहिस्ता करके इतना थिन हो जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा और ये फिर क्या करेगा, ये खुद नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और जो चीज नीचे गिरेगी ना वही इम्प्योरिटीज हो और उन इम्प्योरिटीज को, ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ बताया कि यहाँ भी हमारा एनोड है तो यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी यही होगा, ये सारा का सारा एंड में खत्म हो जाएगा और यहाँ नीचे कुछ बैठता जाएगा और नीचे बैठने वाली चीज को हम एक नाम देंगे और वो नाम देंगे एनोड मड का। अब देखिए ये जो एनोड मड है ना, एनोड मड को भी आपने फेंकना नहीं होता क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि 2% जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी कोई मेटल्स ही हैं और ज्यादातर कॉपर के साथ जो दूसरी मेटल्स होती हैं उनमें से एक होता है गोल्ड और आपको पता है एक्सपेंसिव मेटल है, दूसरी है सिल्वर, ये भी एक मेटल है जो कि हम यूज कर सकते हैं कहीं और। तो एनोड मड के अंदर 2 और मेटल्स हैं जिनमें से गोल्ड और सिल्वर है। तो हमारे तमाम एनोड हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे और ये बहुत ही पतला सा कुछ बचेगा जो कि बाद में क्या बना देगा, एनोड मड बना देगा। जो कि जो हमारे कैथोड हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके थिक होते जाएंगे
और इनके ऊपर आकर जुड़ता जाएगा प्योर कॉपर। तो यानी कि वो कॉपर जो कि हमारा इम्प्योर था, वहां से उतर उतर कर ये सारा का सारा कॉपर कहाँ चला गया, कैथोड पर, जो कि अब प्योर कॉपर है। तो हमारी जो इम्प्योर कॉपर मेटल थी वो क्या हो गई, उसको हमने बड़ी आसानी से प्यूरिफाई कर लिया। लेकिन प्यूरिफाई हुआ किस चीज की मदद से, देखिए गौर से देखिएगा, अगर ये हम चार्जेस ना डेवलप करते तो क्या ये सारी कहानी हो पाती, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो पाती। अगर यहाँ चार्जेस ना होते, इन इलेक्ट्रोड्स पर चार्जेस ना होते, तो कभी भी कॉपर को हमारा कैथोड अट्रैक्ट ना करता, और अगर कैथोड इसको अट्रैक्ट ना करता, ये यहाँ जाके ना जुड़ता, प्यूरिफिकेशन होनी ही नहीं थी। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने अपने एनोड की ब्रेकडाउन की, जिसकी मदद से हमारा कॉपर प्योर हो गया। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब ये वो पूरी की पूरी कहानी है जिसको हमने वर्डिंग में लिखना है, क्योंकि पेपर में तो आपने लिखना ही है, और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो हम पेपर में क्या लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पर लिखवाती हूँ। ठीक है, लिखने के लिए भी हमें पता होना चाहिए हमने क्या लिखना है, तो वो अब हम यहाँ लिखेंगे। आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है। और इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, फिर इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और कंस्ट्रक्शन के अंदर वही तमाम चीजें जो हमने यहाँ यूज की, जिनमें से एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि CuSO4 था, तीसरी चीज हमने एनोड यूज किया जो कि इम्प्योर मेटल थी यानी इम्प्योर कॉपर थी, फिर कैथोड हमने यूज किया जो कि प्योर मेटल यानी प्योर कॉपर से बना हुआ था, और आखिरी चीज जो हमने यूज की दैट वाज बैटरी। तो बैटरी को हमने यूज किया, ये पूरी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम वर्किंग लिखेंगे, और वर्किंग के अंदर जो सब टॉपिक मैं बनाऊंगी, वर्किंग के अंदर सब टॉपिक मैं बनाऊंगी एनोड, कि एनोड पे क्या काम हुआ, एनोड ने क्या किया। सही है, तो ये है एनोड हमारी फर्स्ट सब हेडिंग। अब इसके अंदर हमने ये बताना है कि इम्प्योर कॉपर, जो हमारा इम्प्योर कॉपर था जिससे एनोड बना हुआ था, इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व्स फ्रॉम एनोड, पहले बताइए कहां से, फ्रॉम एनोड, एनोड से डिसॉल्व हो रहा था, और किस चीज में डिसॉल्व हो रहा था, डिसॉल्व्स इनटू द सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा था, और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता रहता सिर्फ, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती कॉपर की, और वो सिर्फ यहाँ डिसॉल्व नहीं हो रहा था बल्कि साथ ही साथ के तौर पे जमा भी हो रहा था। तो हम यही लिखेंगे साइड बाय साइड, और साथ ही साथ ये क्या हो रहा था, साइड बाय साइड प्योर कॉपर आयंस, प्योर कॉपर आयंस प्योर कॉपर आयंस, कॉपर अब जो है वो आयनिक फॉर्म में था, आयंस जो थे डिपॉजिट हो रहे थे, साइड बाय साइड प्योर कॉपर आयंस डिपॉजिट हो रहे थे, और कहाँ डिपॉजिट हो रहे थे, ऑन कैथोड के ऊपर जमा होते जा रहे थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 हमारा जो कैथोड था, 10 कैथोड क्या हो गया, बन गया, कैथोड बिकेम प्योर कॉपर, क्या बन गया, प्योर कॉपर मेटल, और प्योर कॉपर मेटल तो ये बन गया। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रोड जिसको हमने कैथोड कहा, उस पर क्या हुआ, एनोड तो डिसॉल्व हो रहा था, डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में जा रहा था, सॉल्यूशन से कैथोड पे आगे लग रहा था, जबकि कैथोड के अंदर क्या हुआ, कैथोड पे क्या वर्किंग हुई वो भी हमने लिखनी है। तो वो हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कैथोड की, कि कैथोड के ऊपर क्या वर्किंग हुई। हम ये बताएंगे कि जब हमने करंट प्रोवाइड किया, ऑन पासिंग करंट या ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पासिंग करंट, और करंट हमने पास कहां से करवाया, थ्रू सॉल्यूशन के अंदर से पास करवाया, ऑन पासिंग करंट थ्रू सॉल्यूशन एनोड डिसॉल्व्स, एनोड क्या हो रहा था, डिसॉल्व हो रहा था, हमने ऊपर ही बता दिया कि एनोड डिसॉल्व होगा, एनोड डिसॉल्व्स टू प्रोवाइड, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा था डिसॉल्व होकर, टू प्रोवाइड Cu+2 आयंस, और ये हमें प्रोवाइड कर रहा था कॉपर आयंस। और देखिए फिर ये कॉपर आयंस क्या कर रहे थे, हमने कहा ये डिपॉजिट हो रहे थे, तो हम नेक्स्ट यही लिखेंगे
Cu+2 ions, Cu+2 ions डिपॉजिट हो रहे थे ऑन कैथोड। कहां पर डिपॉजिट हो रहे थे? कैथोड पर। और कैथोड पर डिपॉजिट होके क्या कर रहे थे? फॉर्मिंग इट अ थिक ब्लॉक, और इसको एक मजीद मोटा ब्लॉक बनाते जा रहे थे। फॉर्मिंग इट अ थिक ब्लॉक, और ये थिक ब्लॉक था किस चीज का? ऑफ कॉपर मेटल, कॉपर मेटल का एक थिक ब्लॉक बनाते जा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हमारे एनोड ने क्या बनाया था? एनोड मत बनाई, तो हम कहेंगे इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज जो हमारी थी वो कहाँ चली गई? इम्प्यूरिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, सेटल्स डाउन। और ये कहाँ जा रही थी? सेटल्स डाउन, ये नीचे बैठती जा रही थी। तो इस तरीके से हमने क्या किया? हमने अपनी इम्प्योर कॉपर मेटल को प्योर बना लिया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक। इसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये एक लाइन लिखनी है, फिर आपने कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग के अंदर आप बताएंगे कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एनोड को बाद में लिख लें, कैथोड को पहले लिख लें, या फिर जैसे मैंने लिखा है ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई भी मसला है, किसी को बात समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्योंकि इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 16 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और एमसीक्यू भी आएंगे, और तकरीबन 13 मार्क्स का पेपर आएगा। तो आप इसके तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से याद करें, इस टॉपिक के नोट्स बना लें, इसको अच्छे तरीके से याद करते जाएं। पेपर्स में बहुत कम टाइम रह गया है। अल्लाह हाफिज।